भारत की आर्थिक राजनीति को अपने आगोश में रखने वाला महाराष्ट्र इस बार बीजेपी के साथ गया है। इससे पहले हरियाणा में भी वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष प्रमुख राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो कैसे औंधे मुंह गिर पड़ता है। असल में ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इस आंकड़े पर गौर करना होगा। ये आंकड़ा है कि दुनिया के 22 देशों में पिछले एक साल में चुनाव हुए हैं। इन 22 देशों में लोकतंत्र है, जिनमें दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल है। लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को इन 22 लोकतंत्र में जीने वाले देशों में से 16 में राष्ट्रवादियों को जीत मिली है, जिनमें हाल की सबसे धमाकेदार जीत उन डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्हें उनके विरोधी और पूरी दुनिया में विरोधियों के समर्थक ये मानते हैं कि वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं और सने सने लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। लोकतंत्र का पक्ष लेने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने भी इसी मुद्दे पर लगभग लगभग चुनाव लड़ा। भारत में भी विपक्ष लोकसभा से लेकर राज्यों में विधानसभाओं के चुनावों में लोकतंत्र की दुहाई देता फिरता है, लेकिन वोटर हैं कि लोकतंत्र को बचाने में कतई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आखिर क्यों? क्यों वोटर्स लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को पसंद नहीं कर रहे हैं और धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को अपना वोट देकर चुन रहे हैं? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब अगर ढूंढना है तो सबसे पहले आपको ट्रंप की जीत का विश्लेषण करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर पिछले चुनाव में चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं करने और वाशिंगटन डीसी में खासी हिंसा करवाने का आरोप है, उन पर कॉलगर्ल्स के साथ अनैतिक संबंध रखने और उनका मुंह बंद करने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन देना और कैश देना शामिल है। इसके बावजूद अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा लोकतंत्र है जहां लोकतंत्र पिछले लगभग 200 साल से जिंदा है, पर वोटर्स पर कमला हैरिस की अपील का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इस चुनाव में वो मुद्दे उठाए जो पब्लिक को, वोटर्स को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने अप्रवासियों से बढ़ती समस्या को समाप्त करने का न सिर्फ वादा किया, बल्कि ये कहा कि वो जैसे ही जीतेंगे सबसे पहले इस कानून को कड़ाई के साथ लागू करेंगे। उसके अलावा उन्होंने अब हमले में, जो उन पर कई हमले हुए इस चुनाव प्रचार के दौरान, हमले में बच जाने के बाद जब गोली उनके कान को छूकर निकल गई तो उन्होंने कहा कि वो भगवान की कृपा से बच गए। यानी वे भी धर्म की राह पर आगे बढ़कर वोटर्स को लुभा रहे हैं। भारत में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। लगभग 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत को नापने वाले भारत के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र बचाओ अपील लोकसभा चुनावों में आंशिक मदद ही कर पाई। इसके अलावा जाति जनगणना जैसा मुद्दा भी राहुल गांधी और उनके सहयोगी पार्टियों ने उठाया, लेकिन वोटर्स ने लोकसभा चुनाव से बिल्कुल उलट, जैसे ही हरियाणा का चुनाव हुआ, इस पूरे नैरेटिव को ठुकरा दिया और उसी भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया जिस पर उसके विपक्षी धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। विपक्षी ये भी कहते हैं कि वो देश के समाज को एक दूसरे से लड़ाकर
वोटों की फसल उगा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आरोप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन वोटर पर इसका असर कतई नहीं दिख रहा। हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई। उसके बाद ये दो दो राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उनमें झारखंड को छोड़ दें तो महाराष्ट्र, जिसका कंट्रोल जिस पार्टी के पास होता है उसके पास फंड की कमी नहीं है, उस राज्य में भी बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की। जबकि भारत के विश्लेषक और लोकतंत्रवाद के समर्थक लगातार अखबारों में ये लिख रहे थे कि बीजेपी की पराजय निश्चित है। लेकिन धर्म से बाहर निकलकर, धार्मिक राजनीति से बाहर निकलकर मध्य मार्ग की राजनीति पर आई बाला साहब ठाकरे की शिवसेना इस बार कमाल तो दूर, अपनी पिछली सीटें भी नहीं बचा पाई। यही हाल शरद पवार की पार्टी का हुआ है, जो लगातार अपने भतीजे अजीत पवार पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने का दंभ भर रही थी, क्योंकि उसने अपने गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन उसकी हालत भी युद्ध में खेत रहने वाले पक्ष जैसी हुई। और बीजेपी, जिस पर तमाम तरह के आरोप उसके विपक्षी लगाते हैं, उसने धमाकेदार जीत की है। इस जीत के पीछे के कारणों पर जब हमने आज कुछ नेताओं से बात की, तो उन्होंने निरपेक्ष भाव से ये कहा कि धर्म पर हमले जब तक विपक्ष बंद नहीं करेगा, जातीयता जैसे उभारों को फिर से मुद्दों के केंद्र में लाने की रणनीति को नहीं बदलेगा, तब तक वोटर शायद उनके पक्ष में मुश्किल से खड़ा हो। क्योंकि पूरी दुनिया के 22 लोकतंत्रों में से 16 लोकतंत्रों में राष्ट्रवादियों की जीत हुई है। और राष्ट्रवादी भी कैसे? कट्टर। बीजेपी जैसे कट्टर राष्ट्रवादी दुनिया के लोकतंत्रों में इस नैरेटिव के बावजूद सत्ता हासिल कर रहे हैं कि वे लोकतंत्र को मटिया मेट कर देंगे। तो लगता है कि लोकतंत्र बचाने में शायद लोगों का रुझान अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि लोकतंत्रवादी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वास्तविक राहत उनको नहीं मिलती। हालांकि राष्ट्रवादियों का ट्रैक भी इस मामले में कोई बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रवादियों के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और अच्छे खासे वोट पड़ रहे हैं। अब ईवीएम और उसका मुद्दा तो एक अलग बात है कि उसका मुद्दा उठेगा, लेकिन अगर वोटर वाकई उनके पक्ष में है तो निश्चित तौर पर ईवीएम में भी अगर गड़बड़ी का आरोप सही है, जैसा विपक्ष लगाता है, अगर सही है, तो भी इस तरह से धूल में लट नहीं दिया जा सकता कि लोकतंत्रवादियों को या बीजेपी के विपक्षियों को वोट मिले और उनको सीटें नहीं मिले। महाराष्ट्र का विश्लेषण ये बता रहा है कि लोकतंत्रवादी, विशेषकर राहुल गांधी को अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है, अन्यथा धीरे धीरे वो राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। आखिर उनके मुद्दे, जिनको ये रणनीति बनाने वाले ये मान रहे हैं कि वो सीधे वोटर्स के दिल को छुएंगे, वो कतई काम नहीं करते। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराकर वंचित लोगों को उनका हक प्रदान करेंगे। उसके बावजूद वो वंचित लोग, महाराष्ट्र में भी दलित और आरक्षित जातियों का बाहुल्य है, वहां भी उनकी ये दलील कतई काम नहीं कर पाई।
यहां तक कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को रोकने का जो वादा उद्धव ठाकरे ने किया, उस पर भी धारावी इलाके से उनको वोट नहीं मिले। जबकि लोकतंत्रवादियों और बीजेपी के विपक्षियों का ये कहना है कि बीजेपी ने एक अच्छे खासे लाभ की खातिर धारावी को उस उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को सौंप दिया है, जिस पर हाल ही अमेरिका में घूस देने के चार्ज लगे हैं। घूस भारत में दी गई, लेकिन उसकी जांच अमेरिका में हो रही है, क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी ने अमेरिका से पैसा जुटाया। उसके बावजूद धारावी इलाके में, यहां तक कि मुंबई में धारावी सबसे बड़ी बस्ती है, वहां भी उनको सफलता नहीं मिलना ये बता रहा है कि उनको अपनी रणनीति को बदलना होगा। राष्ट्रवादियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें लोगों के मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। अभी सिर्फ जातीय आरक्षण बढ़ाने, जातीय जनगणना कराने और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम उनको चुनावी जीत तो कम से कम नहीं दिला सकती। कांग्रेस में एक अच्छे खासे बड़े पद पर वर्षों तक रहे एक रिटायर नेता का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी दादी, अपने पिता की गलतियों से सबक लेना चाहिए और अपनी दादी की रणनीति का गहन अध्ययन करना चाहिए। उस दौर में उन्होंने विपक्षियों को कभी भी 100 की संख्या तो बहुत बड़ी है, संख्या तक लोकसभा में पार नहीं करने दी, और विपक्षी बाहर उनका विरोध करने के लिए आए दिन धरने प्रदर्शन और दुनिया भर के राजनीतिक प्रहसन करते थे। यहां तक कि साधु संतों को इकट्ठा करके लोकसभा के सामने गोलीबारी भी करवाई गई, जैसा कि जांच के दौरान, उस दौर की जांच के दौरान सामने आया कि उस गोलीबारी के लिए पुलिस से ज्यादा वो लोग जिम्मेदार थे जो गाय कटने से बचाने के नाम पर लोकसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो हम फिर उसी मुद्दे पर लौटते हैं कि राष्ट्रवादियों की जीत ये बता रही है कि विपक्ष को अगर राजनीतिक रूप से जिंदा रहना है तो उसको लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ जैसे मुद्दों से दूरी बनाकर लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कनेक्ट द पीपल। लोगों के साथ कनेक्शन करने के लिए उनको उनकी रोजमर्रा की समस्याओं पर ध्यान देना हो। ट्रंप की जीत में भी लोगों की समस्याओं को आक्रामक ढंग से सुलझाने का वादा जो था, उसने उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभाई। भारत में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसी तरह का भरोसा जता रहे हैं। विपक्ष भले ही इसे नैरेटिव बताए, उनकी आईटी विंग का कारनामा बताए, जो भी है, पर लोग उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और विपक्ष के साथ वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर विपक्ष को जिंदा रहना है भारत में, विशेषकर राहुल गांधी को अपनी राजनीति चमकानी है, तो उनको लोकतंत्र बचाओ की दुहाई और जातीय जनगणना के मुद्दे छोड़कर फिर से लोगों के बीच जाकर उनके साथ कनेक्ट द पीपल अभियान चलाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।